नमस्कार दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस के Q4 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए गए हैं। इस वीडियो में हम लोग LIC हाउसिंग फाइनेंस के क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स का कंपैरिजन देखेंगे। उनके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के परफॉर्मेंस को करंट फाइनेंशियल ईयर यानी कि 2019-20 के परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन भी चेक करेंगे। LIC हाउसिंग फाइनेंस के एसेट क्वालिटी एंड उनके जो लोन बुक्स है उनके ग्रोथ के बारे में भी मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में विथ नंबर्स न्यूज़ प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, इसके अलावा LIC हाउसिंग फाइनेंस की जो मैनेजमेंट है उन्होंने अपनी मार्केट कमेंट्री में कोरोना वायरस पैंडमिक में अपने बिजनेस के चलाने को लेकर क्या कमेंट्री की ये भी मैं आपको बताऊंगा एंड फ्यूचर आउटलुक को लेकर उन्होंने अपनी कंपनी के क्या बताया ये भी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस के डिविडेंड डिक्लेरेशन के बारे में जो न्यूज़ आई है उसका भी विवरण मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस वीडियो की शुरुआत करूं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ मैं अपने चैनल पर पोस्ट करता हूं वो आप तक अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे और उसके बेसिस पे आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। दोस्तों, जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं या उस पर कमेंट करते हैं तो उससे मुझे भी बहुत इंकरेजमेंट मिलती है एंड मुझे भी उससे बहुत एनर्जी मिलती है ताकि मैं अपना काम कंटिन्यू कर सकूं। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो की अब शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स किस तरीके के आए हैं। दोस्तों, अगर Q4 के नंबर्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजंस के टर्म में LIC हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स बहुत अच्छे तो नहीं आए हैं। आप अगर इनकम की बात करें दोस्तों तो पिछले साल जनवरी टू मार्च क्वार्टर में जहां 4,667 करोड़ का इन्होंने इनकम पोस्ट किया था, वहीं इस साल जनवरी टू मार्च क्वार्टर यानी कि Q4 2020 में ये इनकम 4903 करोड़ रुपए हो गया है। तो इनके इनकम में बढ़ोतरी जरूर आई है दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम लोग 2019 और 2020 के Q4 के रिजल्ट्स को देखें। वहीं दोस्तों, लेकिन अगर हम लोग नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो उस पर अराउंड 39% का डिक्लाइन आया, जो कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं मतलब 1/3 से भी ज़्यादा है प्रॉफिट्स उनका जो डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो पिछले साल Q4 2019 में इन्होंने 696.91 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था। वहीं LIC हाउसिंग फाइनेंस ने इस साल Q4 में 424.31 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, जो कि अराउंड 39% का डिक्लाइन है। आइए दोस्तों, अब इनके एक बार फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स के कंपैरिजन देख लेते हैं। तो दोस्तों, 2018-19 वाले फाइनेंशियल ईयर में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 17,398 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था, जो कि 2019-20 यानी कि करंट फिस्कल में जो अभी अभी पास हुआ है उसमें 19,706.88 करोड़ का हो गया है। तो रेवेन्यू में दोस्तों बहुत हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है LIC हाउसिंग फाइनेंस के। प्रॉफिट्स की बात करें दोस्तों तो प्रॉफिट्स 2018-19 में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने 2434 करोड़ का पोस्ट किया था। वो इस साल मोर और लेस उतना ही रहा है, थोड़े से डिक्लाइन के साथ 2403.66 करोड़ का इन्होंने नेट प्रॉफिट रजिस्टर किया है। तो दोस्तों, LIC हाउसिंग फाइनेंस एज ए कंपनी मुझे बहुत पसंद है। आपको पता होगा ये LIC ग्रुप की कंपनी है एंड इंश्योरेंस बिजनेस में दोस्तों अभी ऑल्दो बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स है वो भी इंश्योरेंस बिजनेस में आ चुके हैं। HDFC आ चुका है, SBI आ चुका है, ICICI आ चुका है, बट अभी भी समहाउ इंडिया में LIC का जो ब्रांड इंश्योरेंस बिजनेस में है वो किसी भी और इंश्योरेंस बिजनेस का ब्रांड उतना अच्छा नहीं हो पाया है। बाकी कंपनीज को अपने इंश्योरेंस बस बेचने के लिए भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में अपने पैसे लगाने पड़ते हैं, मगर वहीं LIC आप देखेंगे वहाँ पे प्रीमियम थोड़ा महंगा भी हो फिर भी लोग LIC अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट का आपको डेटा दिखेगा जहाँ पे अगले 10-15 सालों में इंडिया में जो इंश्योरेंस बिजनेस है उसकी पेनिट्रेशन को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। सारे एनालिस्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है और सभी लोग इंश्योरेंस बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो LIC तो बहुत अच्छा करेगा, लेकिन LIC हाउसिंग फाइनेंस जो कि NBFC डोमेन की कंपनी है वो कितना अच्छा कर पाएगी ये हम लोगों को देखने के लिए एक बार जानना पड़ेगा कि इन टोटल जो फाइनेंशियल लेंडिंग वाला बिजनेस है वो इन द लॉन्गर रन कैसा रहेगा। तो दोस्तों, अगर फाइनेंशियल लेंडिंग के बिजनेस की बात करें तो लॉन्गर रन में मुझे लगता है कि इंडिया में फाइनेंशियल लेंडिंग बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन अभी 1-2 क्वार्टर तक मैं थोड़ा कॉशियस हूँ किसी भी लेंडर्स पे इन्वेस्ट करने को लेके, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से जिस तरीके से प्रोविजनिंग वगैरह RBI ने हर एक लेंडर को करने को बोली एंड अभी भी मोरेटोरियम्स वगैरह
सुप्रीम कोर्ट भी प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, इवन आरबीआई ने भी अगस्त तक के मोरेटोरियम अलाउ कर दिए थे सारे ही लोन्स पे। तो मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि अगले 1-2 क्वार्टर के नंबर्स सारे ही लेंडिंग इंस्टीट्यूशन के थोड़ा सा प्रेशर फेस करेंगे, तो हो सकता है कि आपको बेटर वैल्यूएशंस मिल जाए। बट अगर आपको वैल्यूएशंस पसंद अभी के टाइम्स पे भी आते हैं और कंपनी अच्छी है, तो आप वॉच में जरूर रखिए किसी भी अच्छे क्वालिटी के लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को। लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में दोस्तों मुझे पर्सनली एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एनबीएफसीज में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस हो गई, देन बजाज फाइनेंस हो गई, तो ऐसी कंपनीज वन ऑफ द टॉप लेंडिंग कंपनीज में इंडिया में आती है। तो इन कंपनीज को अपने रडार पे हमेशा रखिए। कभी भी आपको अच्छे वैल्यूएशन में ये कंपनीज अगर मिलती है तो थोड़ा थोड़ा करके इसे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं। आइए दोस्तों एक बार इनके लोन बुक्स एंड एसेट क्वालिटीज के डिटेल्स एंड इनके मैनेजमेंट के कमेंट्री को एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इनका जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 9% गिर गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड सिर्फ 1089 करोड़ ही रह गया। नेट इंटरेस्ट इनकम, जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिजल्ट्स में भी एक्सप्लेन करके बताया है, नेट इंटरेस्ट इनकम वो होता है जो कि टोटल इंटरेस्ट कोई भी बैंक या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने डिपॉजिटर्स के डिपॉजिटेड मनी पे इंटरेस्ट देना होता है, और जो लोन वो बैंक दूसरों को दे रही है उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। तो जो एक्वायर्ड इंटरेस्ट है और जो गिवन इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड नेट इंटरेस्ट इनकम। तो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रो करना धीरे धीरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड एक सैचुरेटेड लेवल पे अच्छा खासा नेट इंटरेस्ट इनकम उनके पास आते रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनका नेट इंटरेस्ट इनकम ऑल्दो ईयर ऑन ईयर डाउन हुआ है, बट वो दोस्तों थोड़ा बहुत हमें पता भी था गिवन द कोविड-19 पैंडेमिक कि लोगों ने एक लास्ट जो मार्च क्वार्टर के आखिरी महीने का ईएमआई भी नहीं पे किया होगा मोरेटोरियम की वजह से। तो ऑन एन एवरेज इतना पता था कि थोड़ा तो डाउन होगा, बट इनका नेट इंटरेस्ट इनकम फिर भी इन द लॉन्गर एंड अगर आप देखेंगे पिछले सालों से तो इनका अच्छा खासा ग्रोथ शो करता है। जो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है दोस्तों, जो कि एक की इंडिकेटर होता है प्रॉफिटेबिलिटी का, वो जो लास्ट फिस्कल ईयर देता है हमारा उसमें 2.34% था। पिछले साल इनका 2.38% का था, तो उसमें भी 0.04% की गिरावट रजिस्टर की है इन्होंने। इसके बाद दोस्तों अगर इनके लोन पोर्टफोलियोज की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का जो इंडिविजुअल लोन पोर्टफोलियो है ये 1.96 ट्रिलियन रुपीस का भी है, एंड इनका जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोन पोर्टफोलियो है दैट इज 14,237 करोड़। और इन दोनों में लोन पोर्टफोलियो में जो इंडिविजुअल लोन पोर्टफोलियो है उसमें 8% का ग्रोथ देखने को मिला है, और जो प्रोजेक्ट्स का लोन पोर्टफोलियो उसमें 9% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने को मिला है। तो इनका जो लोन पोर्टफोलियो दोस्तों वो भी काफी हेल्दी टर्म्स में हेल्दी वैल्यूज के साथ ग्रोथ शो कर रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है इस कंपनी के लिए। दोस्तों इनका जो लेंडर्स का टोटल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो है वो 8% से ग्रो किया एंड 2.1 ट्रिलियन रुपीस का हो गया है। हाउएवर इस डिसइंबर्समेंट्स were down for both portfolios in the March quarter of FY20, while individual loan disbursements were down 28% year on year to 10,912 crores. Project loan disbursements were down 80% to 413 crores in the same period. तो दोस्तों although इनका फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर लोन पोर्टफोलियोज दोनों ही 8% और 9% से ग्रो किए हैं, बट अगर सिर्फ मार्च महीने की बात करें, इन मार्च क्वार्टर की बात करें तो उसमें इनका अच्छा खासा डाउनसाइड देखने को मिला है इनके लोन पोर्टफोलियोज में। तो सिर्फ मार्च क्वार्टर में अराउंड 28% ईयर ऑन ईयर का डिक्लाइन आया है इनके इंडिविजुअल लोन डिसबर्सर्स में, एंड प्रोजेक्ट लोन डिसबर्सर्स में अराउंड 80% का डिक्लाइन आया है, जो कि क्वार्टर रिजल्ट्स के हिसाब से बहुत ही खराब नंबर शो करता है। इसके बाद दोस्तों इनके मैनेजमेंट कमेंट्री को एक बार देख लेते हैं। इनके कंपनी ने बताया कि द फर्स्ट लॉकडाउन रेस्ट्रिक्टेड डिसबर्समेंट्स ड्यूरिंग अप्रैल 2020. Operations at most branches have resumed since May and necessary safety measures has been taken. On the coronavirus pandemic, the housing financiers said that as there is a high level of uncertainty during the duration and impact of the pandemic, both on human life and businesses, it is not possible for the company to assess at this juncture the extent to which the COVID-19 pandemic will impact its business. तो दोस्तों ये देखिए, मैं आप लोग को यही चीज़ें पहले भी दूसरे फाइनेंशियल कंपनीज के स्टॉक एनालिसिस एंड Q4 रिजल्ट्स के टाइम पे भी बता चुका हूँ कि अभी जो कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से शायद वन ऑफ द मोस्ट इम्पैक्टेड जो बिजनेसेस है वो ऐसी लेंडिंग बिजनेसेस है, क्योंकि इनका पैसा ही जानता है दूसरे बिजनेसेस के चलने पे। एंड सिंस अभी किसी को आइडिया नहीं है कि बाकी बिजनेसेस कितना वापस
रिवाइव कर पाएंगे। जो हमारे नॉन एसेंशियल बिजनेस है जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो गई, मूवीज इंडस्ट्री हो गई, ये लोग तो ऑलमोस्ट एकदम खत्म हो चुके हैं कोविड-19 की वजह से। कोई भी इंसान अभी मॉल में जाके सिनेमा हॉल में मूवीज देखने का सोच भी नहीं रहा। तो जो भी लोन्स ऐसे बिजनेसेस को दिए हुए हैं ऐसे लेंडर्स ने, उनके पास वो लोन्स वापस कैसे आएंगे, उनके पेमेंट्स कैसे वापस उनको मिलेंगे, ये सारी चीजें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी सारे ही लेंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस को लेके। तो सेम सी चीज इनके मैनेजमेंट ने भी कही है कि इनके लिए अभी के टाइम पे ये असेस कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि इनके बिजनेस पे कितना इंपैक्ट आएगा गोइंग फॉरवर्ड। दोस्तों सेम चीज मैं भी आप लोगों को बताता हूं कि अभी शायद 1-2 क्वार्टर तक थोड़ा कॉशियस जरूर रहिएगा। हम सबको दिख रहा है कि निफ्टी बैंक में बहुत रिकवरी आ रही है, बट अगर आप लोग अगर आप ट्रेड करते हैं तो दोस्तों उसमें तो आप बिल्कुल अपने हिसाब से कीजिए, बट अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट्स के नजरिए से देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ा सा वैल्यूएशन जरूर ध्यान रखिएगा कि महंगे वैल्यूएशन में अभी आप कोई भी बहुत टॉप लेवल की कंपनी भी अगर आप खरीद रहे हैं तो शायद वो थोड़ा रिस्की है। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगर चीजें नॉर्मल हो जाती है तो भी आप थोड़े हायर वैल्यूएशन में खरीद सकते हैं, बट अगर चीजें खराब जाती है गोइंग फॉरवर्ड तो आपको बहुत बेटर वैल्यूएशंस मिलने के चांसेस अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। दोस्तों इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात करें तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने अपने हर एक इक्विटी शेयर होल्डर को 8 रुपए पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर करके दिया है। तो जो भी लोग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस का शेयर्स होल्ड करते हैं उनको 8 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड्स उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। आइए दोस्तों एक बार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के टोटल बैलेंस शीट एंड बिजनेस का एनालिसिस भी देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपको screener.in की साइट पे लेके चलूंगा। तो दोस्तों देखिएगा, एक तो मुझे सबसे जो चीज जो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के साथ लगती है वो इनके वैल्यूएशंस। ये अपने टॉप लेवल के वैल्यूज से ऑलमोस्ट हाफ के अराउंड पे ट्रेड कर रहा है अभी, तो वैल्यूएशंस बहुत महंगे इनके नहीं है। प्राइस टू अर्निंग्स अराउंड 5.98 पे ये ट्रेड कर रहा है। दोस्तों कुछ चीजें जो मैं आपको इनके दिखाना चाहता हूं, जो कि मैं आपको हर एक कंपनीज के साथ बोलता हूं कि इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, जो सेल्स ग्रोथ है, वो कितना अच्छा हो रहा है, ये मैं देखना चाहता हूं ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स 10 इयर्स। तो इस मामले में मुझे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत ज्यादा पसंद आती है। दोस्तों आप देखिए ये ऑलमोस्ट 2008 से लेकर 2019 में अराउंड 9 टाइम्स ग्रो कर चुकी है। ऑलमोस्ट हर साल इन्होंने 10-15% से ज्यादा का ग्रोथ रेवेन्यू के टर्म्स से प्रोवाइड किया है। अगर आप फाइनेंसिंग प्रॉफिट्स में भी देखेंगे तो 6 टाइम्स या 7 टाइम्स इनका ग्रोथ आया है पिछले 8-9 सालों में। तो इनका कंपनी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड ग्रोथ वाइज देखेंगे, मार्जिन वाइज देखेंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा है। लास्ट 7-10 साल में इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ प्रोवाइड की है। इनका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करता रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप देखिए 20% को ऑलमोस्ट रहा है 10 ईयर्स में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छा इनके तरफ संकेत देती है। काफ़ी चीज़ें दोस्तों, शेयर कैपिटल देखिए, इनको लास्ट 2012 से अभी तक में कभी भी अपना शेयर कैपिटल डाइल्यूट नहीं करना पड़ा। इनको इक्विटी बेच के पैसे उठाने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ी, जो कि एक अच्छे खासे बैलेंस शीट की तरफ इशारा करता है। आप इनका अगर आप कैश फ्लो देखेंगे दोस्तों, तो कैश फ्लो भी ये लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी से बहुत पॉजिटिव, बहुत हेल्दी कैश फ्लो जनरेट करती रही है ये कंपनी इन द लास्ट 10-11 ईयर्स। दोस्तों पर्सनली मुझे ये कंपनी एज ए जो इनका बैकअप ग्रुप है एलआईसी, वो भी बहुत पसंद है। ये कंपनी भी मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बट मैं अभी फिर भी थोड़ा सा कॉशियस रह रहा हूँ। ऑल्दो इनके वैल्यूएशंस ऐसे है कि अभी से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट मैं अभी पर्सनली 1-2 क्वार्टर फिर भी थोड़ा कॉशियस हूँ किसी भी लैंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में इन्वेस्ट करने से पहले। बट फंडामेंटली दोस्तों ये कंपनी मुझे बहुत पसंद आती है। आप खुद के रिसर्च जरूर कीजिएगा। मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेरा जो एम है इन वीडियोस के थ्रू वो आप तक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस पहुंचाने का है। बट अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा आप खुद का रिसर्च कीजिए, किसी का भी सुन के पैसे मत लगाइए, इससे स्कैम्स में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं दोस्तों। तो आप अपना खुद का रिसर्च जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरा रिसर्च पसंद आता है, ये वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पे लाइक कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को लेके वीडियोस को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।